आज की चर्चा का स्वागत है। हमारे पास भारत से जुड़ी कुछ हालिया खबरों के स्रोत हैं। सुरक्षा से लेकर व्यापार, बाजार और हाँ, कुछ सामाजिक मुद्दे और राजनीति भी। आज हम कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को थोड़ा जोड़कर देखें कि ये सब मिलकर भारत की मौजूदा तस्वीर के बारे में क्या कह रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर ये थोड़ी बल्कि काफी चिंताजनक है, राजधानी दिल्ली से। हाँ, नमस्कार। ये खबरें वाकई कई अलग अलग पहलुओं को छू रही हैं और सब मिलकर दिखाती हैं कि देश में एक साथ कितनी तरह की गतिविधियां चल रही हैं। चुनौतियां भी हैं। एक कह सकते हैं कि एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। तो पहली खबर, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका। स्रोत बता रहे हैं कि कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। और जगह भी देखिए, लाल किला मेट्रो स्टेशन बहुत संवेदनशील इलाका है। निश्चित रूप से लाल किला अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रतीक है, राजधानी का अहम हिस्सा है। ऐसी जगह पर धमाका होना ये तो सीधे सीधे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहरों के जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वो कितने सुरक्षित हैं, है ना? हाँ, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए और दिल्ली पुलिस इसे आतंकी साजिश के एंगल से देख रही हैं। ये जो शुरुआत में ही इस दिशा में जांच जारी है, इसका क्या मतलब समझें? क्या ये सिर्फ एहतियात है या कोई ठोस सुराग मिला है उन्हें? देखिए, ये दिलचस्प है। आमतौर पर एजेंसियां जांच तो सभी कोणों से करती हैं, लेकिन अगर शुरुआती रिपोर्ट्स में ही, जैसे आप कह रहे हैं, आतंकी साजिश का जिक्र प्रमुखता से आ रहा है, तो हो सकता है उनके पास कुछ शुरुआती इनपुट्स हों जो इस तरफ इशारा कर रहे हों, या फिर घटना की प्रकृति और वो जगह, उसको देखते हुए यह सबसे संभावित कोण माना जा रहा हो। इससे जांच की गंभीरता और उसका जो पैमाना है, उसका अंदाजा लगता है। ये फिर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहता, ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि शहरी सुरक्षा कितनी कितनी परतें हैं इसमें, कितनी बड़ी चुनौती है। खैर, इस चिंताजनक खबर से आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मोर्चे पर कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि ये फाइनल होने के काफी करीब है। हाँ, ये खबर तो काफी समय से चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। उन्होंने इसे फेयर ट्रेड डील कहा है और कहा कि लगभग तय है। वहीं भारतीय पक्ष से जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन दिशा सकारात्मक है। ये जो फेयर ट्रेड शब्द है ना, इसके अपने आप में कई मायने होते हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। फेयर ट्रेड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ टैरिफ कम करने तक की बात है या इसमें इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है? और ये कौन से संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जिन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जैसा कहा जा रहा है? देखिए, फेयर ट्रेड का मतलब अक्सर होता है कि व्यापार का संतुलन साधा जाए। मतलब दोनों देशों को लगना चाहिए कि उनके हितों का ध्यान रखा गया है। इसमें टैरिफ यानी आयात शुल्क तो आते ही हैं, साथ ही नॉन टैरिफ बाधाएं भी होती हैं। मतलब टैक्स के अलावा व्यापार में रुकावट डालने वाले नियम, जैसे मान लीजिए बहुत जटिल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या लाइसेंसिंग की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इनको हटाना या सरल करना भी एक फेयर डील का हिस्सा हो सकता है। और जहां तक संवेदनशील मुद्दों की बात है, तो सूत्रों के हवाले से जो अटकलें लगती हैं उनमें अक्सर कृषि उत्पादों की पहुंच का मुद्दा आता है, डेयरी सेक्टर है, मेडिकल उपकरणों की कीमतें हैं, डेटा लोकलाइजेशन मतलब डेटा को देश की सीमाओं के भीतर ही रखने की जो नीति है, और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र। इन पर पहले भी दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। जाहिर है भारत अपने किसानों ये घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करना चाहेगा, जबकि अमेरिका चाहेगा कि उसके उत्पादों और कंपनियों के लिए बाजार ज्यादा खुले। अच्छा, यानी मामला सिर्फ आयात निर्यात के आंकड़ों का नहीं है, ये तो घरेलू नीतियों और हितों से भी जुड़ा हुआ है। हम्म लेकिन अगर ये समझौता हो जाता है, मान लीजिए, तो इसका असर क्या सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहेगा या और भी कुछ? नहीं नहीं, इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, इससे भारत की जो निर्यातक हैं उन्हें अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर है, फार्मा है, ऑटो पार्ट्स हैं, इन क्षेत्रों में। साथ ही ये भारत में अमेरिकी निवेश को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि देखिए जब एक स्थिर व्यापार समझौता होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया, आप देखिए, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रही है।
तो ये समझौता भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने में मदद कर सकता है। स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस समझौते का जो असली दांव है वो शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हो सकता है। अगर इन जटिल मुद्दों पर कोई सहमति बनती है तो ये वाकई सिर्फ व्यापार के आंकड़ों से कहीं ज्यादा अहम होगा। ये तो वाकई एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। और व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात चलिए तो जरा शेयर बाजार का भी हाल जान लेते हैं। आज खबर है कि बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि विशेषज्ञ इन्फोसिस और कमिंस इंडिया जैसे कुछ खास शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, बाजार की हल्की बढ़त तो ठीक है, लेकिन ये जो स्टॉक स्पेसिफिक सलाहें होती है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत दे सकती हैं कभी-कभी। इन्फोसिस को लीजिए, ये आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। उसे डेटा सेंटर बिजनेस से फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आजकल आप देखिए, हर कंपनी डिजिटल हो रही है और इस सारे डिजिटल डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत बढ़ रही है। तो इन्फोसिस इस बढ़ती मांग को पूरा करने में एक अहम खिलाड़ी है। अच्छा, और कमिंस इंडिया, इसका क्या कनेक्शन है इस ट्रेंड से? कमिंस इंडिया जो है वो इंजन और पावर जनरेशन उपकरण बनाती है, तो इसका संबंध सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास से है। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, जैसे व्यापार समझौते की बात हम कर रहे थे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती है तो कमिंस जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये दोनों सलाहें अगर आप देखें तो ये दिखाती हैं कि निवेशक भविष्य की ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ स्टॉक टिप्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के जो संभावित ग्रोथ इंजन हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बढ़त या ये सलाहें सिर्फ इन कुछ कंपनियों तक ही सीमित हैं या ये बाजार की जो ओवरऑल भावना है उसे दर्शाती हैं? देखिए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। एक तरफ ये निश्चित रूप से इन कंपनियों और इनसे जुड़े सेक्टर्स की मजबूती तो दिखाती ही हैं। दूसरी तरफ ये बाजार की जो मौजूदा कह सकते हैं सतर्क लेकिन आशावादी भावना है, उसका भी एक प्रतिबिंब है। मतलब निवेशक उन चुनिंदा शेयरों में पैसा लगा रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि ग्रोथ की संभावना ज्यादा ठोस है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि बाजार हमेशा अनिश्चित होता है और निवेश सलाहों के साथ जोखिम तो जुड़े ही होते हैं। ये महज एक रुझान है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। बाजार की अनिश्चितताओं के बीच अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो सामाजिक और सुरक्षा दोनों पहलुओं से जुड़ी है और काफी संवेदनशील भी है। हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल नाम के एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है और आरोप है कि उनके पास से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, ये खबर वाकई चौंकाने वाली है, खासकर इसलिए कि आरोपी एक शिक्षित पेशेवर है, एक डॉक्टर है। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये पढ़े लिखे वर्ग में भी कट्टरपंथ की कितनी गहरी पैठ हो सकती है, उस ओर इशारा करता है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि डॉक्टर के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है, हम दिल से भारतीय हैं। देखिए, इस तरह के मामलों में सच्चाई सामने आने में वक्त लगता है और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे। आपकी बात एकदम सही है। निष्पक्षता बनाए रखना यहाँ बेहद जरूरी है। लेकिन स्रोत के अनुसार अगर हम देखें तो ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब तो है ही। ये सवाल उठता है कि कट्टरपंथी विचारधारा समाज के किन-किन तबकों तक पहुंच बना सकती है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये कोई अकेला मामला है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? जांच से ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और इस तरह की घटना का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर भी गहरा असर पड़ सकता है ना? खासकर समुदाय के भीतर विश्वास और धारणाओं को लेकर। निश्चित रूप से ये घटना समाज में जो भरोसे का संकट है उसे गहरा सकती है और किसी एक व्यक्ति के कथित अपराध के आधार पर पूरे समुदाय को शक की निगाह से देखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ावा दे सकती है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए तथ्यों का सामने आना और न्याय प्रक्रिया का पारदर्शी होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें फिर से दोहराना चाहिए कि हम यहाँ केवल स्रोत में उपलब्ध जानकारी पर ही चर्चा कर रहे हैं। सही है, इस मामले में और जानकारी का इंतजार करना होगा। चलिए अब थोड़ा राजनीतिक गलियारों का रुख करते हैं।
ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ है और स्रोत बताते हैं कि इसे राज्य में भाजपा की लोकप्रियता और उनके संगठन की मजबूती के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, उपचुनावों को अक्सर बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों से पहले का एक तरह का ट्रेलर माना जाता है। ये नतीजे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इनसे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर हवा किस तरफ बह रही है, वोटरों का मिजाज क्या है। लेकिन उड़ीसा के इस खास उपचुनाव का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक सीट जीतने हारने का मामला है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? ओडिशा की राजनीति थोड़ी दिलचस्प है। वहाँ लंबे समय से बीजू जनता दल यानी बीजेडी का दबदबा रहा है। भाजपा पिछले कुछ सालों से वहाँ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी है और लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो नुआपाड़ा का ये उपचुनाव, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, भाजपा के लिए ये परखने का एक मौका है कि उनकी जो संगठनात्मक क्षमता है वो कितनी बली है और वो बीजेडी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ लोकप्रियता का टेस्ट नहीं है, ये पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी सक्रियता, उनकी चुनावी रणनीति और संसाधनों के प्रबंधन की भी परीक्षा है। अगर भाजपा यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये न केवल राज्य में उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए उनकी संभावनाओं को भी बल देगा। और इसके उलट अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते तो पार्टी को अपनी रणनीति पर शायद फिर से विचार करना पड़ेगा। इसलिए एक सीट का उपचुनाव होते हुए भी राज्य की राजनीति के भविष्य के समीकरणों का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन सकता है। तो आज हमने कई अलग अलग मोर्चों पर नजर डाली। दिल्ली में सुरक्षा की एक गंभीर चिंता, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीदें जो कहीं ना कहीं वैश्विक सप्लाई चेन से भी जुड़ती हैं, शेयर बाजार में टेक और इंफ्रा पर बढ़ता हुआ भरोसा, फरीदाबाद में एक पेशेवर की गिरफ्तारी से उठे सामाजिक और सुरक्षा संबंधी सवाल, और ओडिशा में क्षेत्रीय राजनीति की नब्ज टटोलता एक उपचुनाव। ये सब अलग अलग खबरें हैं। हाँ, और इन सभी खबरों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो ये साफ होता है कि ये अलग अलग घटनाएं होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी भी हैं, इंटरकनेक्टेड है। जैसे देश में सुरक्षा का माहौल कैसा है, इसका सीधा असर निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। एक बड़ा व्यापार समझौता होता है तो वो अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी दिखेगा। वहीं सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक स्थिरता, ये भी आर्थिक विकास के लिए जो जरूरी माहौल होता है उसे बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी ये सब मिलकर आज के भारत की एक, कह सकते हैं कि जटिल, गतिशील और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसा देश जो एक तरफ वैश्विक अवसरों का लाभ उठाना चाहता है तो दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। बिल्कुल, ये खबरें यही दिखाती हैं कि भारत लगातार एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की कोशिश है, लेकिन साथ ही जमीनी हकीकतें हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, सामाजिक जटिलताएं भी मौजूद हैं। इन सब के बीच एक संतुलन साधना, वही शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा काम भी है। ये वाकई सोचने वाली बात है, ये संतुलन साधना। और इन सभी घटनाओं के मद्देनजर एक सवाल शायद भविष्य के लिए उभरता है कि आने वाले समय में भारत अपनी बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच संतुलन कैसे बनाएगा। इसी तरह देश अपनी जो महत्वाकांक्षी आर्थिक योजनाएं हैं और जो जमीनी सामाजिक सच्चाइयां हैं, जैसे असमानता या रोजगार की चुनौतियां, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाएगा। ये वो बड़े सवाल हैं जो इन खबरों के पीछे छिपे हैं और जिन पर आगे भी सोचने और नजर रखने की जरूरत होगी।